बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के 5वें चैप्टर का तीसरा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिक्विड की उनकी टाइप्स हम देखेंगे। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं लिक्विड्स की, ये दो तरह की होती हैं। अगर तो ये सिमिलर मॉलिक्यूलों के दरमियान हो तो इन्हें कोहेसिव फोर्सेज कहा जाता है, और अगर ये डिसिमिलर मॉलिक्यूलों के दरमियान हो तो इन्हें एडहेसिव फोर्सेस कहा जाता है। मसलन आप एक गिलास में पानी ले लें, पानी के मॉलिक्यूलों की आपस में जो अट्रैक्शन है ये चूंकि सिमिलर मॉलिक्यूलों के दरमियान है तो इसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस, और पानी के मॉलिक्यूल की ग्लास के साथ जो अट्रैक्शन है ये डिसिमिलर मॉलिक्यूलों के दरमियान है और इसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। ये जो वाटर का क्लीनिंग एक्शन है ये भी इसी चीज़ पे जो है वो डिपेंड करता है कि हम कोहेसिव फोर्सेस को कमज़ोर करते हैं और एडहेसिव फोर्सेस को इंक्रीज़ करते हैं। मसलन साबुन या डिटर्जेंट्स वगैरह जो आपने क्लीनिंग के लिए लिए होते हैं उनका काम ये होता है कि ये पानी की कोहेसिव फोर्सेस को कमज़ोर करते हैं ताकि पानी के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें बल्कि डस्ट को या कपड़े को ज़्यादा अट्रैक्ट करें। तो क्लीनिंग एक्शन में पानी की कोहेसिव फोर्सेस को कमज़ोर किया जाता है और एडहेसिव फोर्सेस को बढ़ाया जाता है। तो वैसे आपकी किताब में 3 टाइप्स दी गई हैं जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ओवरऑल उनकी जो कैटेगरी बनाई गई है वो 3 है। पहली जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो मोलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है। मसलन आपने ये एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है C6H6, इसकी एक मोलर मास होगी। अगर आप इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो अब इसकी मोलर मास जो है वो चेंज होगी क्योंकि अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी ऐड होंगे। तो आपने नंबर ऑफ एटम्स भी देखने हैं और टाइप्स ऑफ एटम्स भी देखने हैं या काइंड्स ऑफ एटम भी देखने हैं। ऐसी लिक्विड की प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम पे डिपेंड करती हैं उन्हें कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टीज। आप चीज़ों को ऐड करते जाएं और प्रॉपर्टी जो है वो सीक्वेंशली बढ़ती जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टीज जो है उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी जो होती है ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स कैसे अरेंज हैं एक दूसरे के लिहाज से, उस लिहाज से ये प्रॉपर्टीज बनती है। यानी आप कह लें कि ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। इसकी टाइप्स आपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी पढ़ा हुआ है और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, इन सभी में मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में या तरतीब में फ़र्क आता है। तो यह है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। आप जितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ाते जाते हैं उतनी ही इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है। मसलन इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर की लोअरिंग, जितना आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट की वैल्यूज जो है वो चेंज करते जाएं उसी लिहाज से ये वेपर प्रेशर की लोअरिंग जो है वो चेंज होती रहेगी। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर मसलन आपने किसी चीज़ का अगर 1 मोल लिया हुआ है तो ऑस्मोटिक प्रेशर और है, और अगर आप 3 मोल ले लेते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा। इसमें आपने टाइप ऑफ एटम चेंज नहीं किए बल्कि एटमों की तादाद, एटमों या मॉलिक्यूलों की तादाद चेंज की है। तो ये 3 तरह की जो प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने लिखी हैं, दोबारा सुन लें आप। एडिटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये लिक्विड के नंबर एंड टाइप ऑफ एटम पे डिपेंड करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। अगर आप स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी में होता है, लाइट अगर इधर टर्न हो रही हो, स्ट्रक्चर आप चेंज करें तो लाइट इधर टर्न होना शुरू हो जाती है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है। और तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो टाइप ऑफ एटम पे नहीं डिपेंड करती बल्कि नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ाते जाएं प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने बड़ी डिटेल से पढ़नी है। आगे एक आपका चैप्टर आ रहा है सोल्यूशन का आपका जो सारा चैप्टर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए घूमता है।
तो वहाँ पर हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, दैट इज इवेपोरेशन। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इवेपोरेशन है। आपकी किताब में कुछ तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है, पहले वेपर प्रेशर दिया गया है, इवेपोरेशन बाद में दिया गया है। तो असूलन पहले इवेपोरेशन होना चाहिए, इसलिए मैं ये टॉपिक पहले पढ़ा रहा हूँ। इवेपोरेशन को आप समझ लें जरा, ये क्या होती है। फर्ज करें ये आपके पास बर्तन है, इस बर्तन में आपने कोई लिक्विड लिया होगा। आपने पढ़ा हुआ है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट इन मोशन होते हैं, यानी ये मूव करते रहते हैं, ये आपस में टकराते हैं, ये दीवारों से टकराते हैं। इससे ये जब आपस में टकराते हैं तो ये एक दूसरे से एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। इससे कुछ मॉलिक्यूलों की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ये वेपर फॉर्म में आ गए हैं, ये इवेपोरेशन है। ये जो स्पॉन्टेनियस एस्केप है लिक्विड मॉलिक्यूल का फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैसियस फेज, इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब ये वेपर फजा में चले गए हैं, जिधर हवा जाएगी वेपर्स भी उधर चले जाएंगे, ये जगह खाली हो जाएगी, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल और इवेपोरेट होंगे। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सारे का सारा लिक्विड इवेपोरेट नहीं हो जाता। और इस एग्जांपल में मैंने स्पॉन्टेनियस का लफ्ज इसलिए यूज किया है क्योंकि ये खुदकार प्रोसेस है, ये नेचुरली हो रहा है। आप किसी बर्तन में पानी डाल के धूप में रख दें तो ये प्रोसेस कुदरती तौर पर शुरू हो जाता है। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सारे का सारा लिक्विड इवेपोरेट ना हो जाए। तो ये जो स्पॉन्टेनियस एस्केप है लिक्विड मॉलिक्यूल का फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये इसकी डिटेल है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर इसका इन्हिसार है। पहला फैक्टर जो है जिस पर इसका इन्हिसार है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो लिक्विड आपने यहाँ पर लिया हुआ है, अगर इस लिक्विड के मॉलिक्यूलों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है तो कम मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे और इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। और अगर लिक्विड के मॉलिक्यूलों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर है तो लिक्विड ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेट होगा और ये प्रोसेस तेज हो जाएगा। तो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो इवेपोरेशन स्लो होती है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हो तो इवेपोरेशन तेज होती है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं वाटर का और अल्कोहल का। वाटर के मॉलिक्यूल में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वाटर का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो अल्कोहल से काफ़ी कम है। अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होता है पानी की निस्बत। तो ये इसकी एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। दूसरा इसकी जिस पर इसका निसार है वो है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप होते हैं, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूलों की जो एनर्जी होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ओवरकम करके वो गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं धूप में तो गर्मियों में जो है वो ज्यादा जो है वो इवेपोरेशन तेज होती है, कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं गर्मियों में सर्दियों की निस्बत, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है, मॉलिक्यूल जल्दी एनर्जी को अचीव कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को जल्दी अचीव कर लेते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर इवेपोरेट हो जाते हैं। और सर्दियों में चूंकि टेम्परेचर लो होते हैं तो कम मॉलिक्यूल जो है वो उस एनर्जी को अचीव करेंगे जब वो सरफेस को छोड़कर जा सकते हैं। तो सर्दियों में इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। और तीसरा फैक्टर जिस पर इसका निसार है वह है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये बॉक्स है, आपके सामने एक बर्तन है, दूसरा आप ये बर्तन ले लें, इसको भी आप लिक्विड से भरते हैं। तो अगर दोनों का आप कंपैरिजन करें तो इस एग्जांपल में लिक्विड जल्दी इवेपोरेट होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। इस बर्तन का सरफेस एरिया कम है, कम मॉलिक्यूलों को जगह मिलेगी इवेपोरेट होने के लिए। इसकी एवरीडे लाइफ से भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपने कपड़े सुखाने के लिए धूप में डाले हैं, अगर आप उन्हें फैला के डालते हैं तो कपड़े जल्दी ड्राई होते हैं। अगर आप उन्हें मिक्स करके रख देंगे तो कपड़े लेट ड्राई होंगे। जब आप फैला के डालते हैं तो बेसिकली आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा
तो इवेपोरेशन तेज हो जाएगी, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन जो है वो स्लो होगी। तो ये आपका टॉपिक है इवेपोरेशन। इसकी मैंने आपको डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, और ये 3 फैक्टर है जिस पर इसका इंसार है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे एक कनेक्टेड टॉपिक है वेपर प्रेशर, मैं आपको इधर ही पढ़ाना चाह रहा हूँ, और इसी जगह पर यही तस्वीरें हम यूज करेंगे आपको वो समझाने के लिए। मैं यही एग्जांपल लूंगा आपके सामने। ये जो आपके सामने हमने एग्जांपल ली है, इसमें आपने देखा है कि पानी के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, जिससे उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं। अब बर्तन चूंकि ऊपर से खुला हुआ है, जिधर हवा चलेगी वेपर भी उधर जाएंगे। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सारे का सारा लिक्विड इवेपोरेट ना हो जाए। अब हम इसी बर्तन को बंद करेंगे ऊपर से। इस बर्तन को ऊपर से आप जरा बंद करें। अब भी लिक्विड के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, लेकिन एक खास लिमिट तक, क्योंकि बर्तन ऊपर से बंद है। ये हवा एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये हवा सैचुरेट हो जाएगी लिक्विड के वेपर से। जब सैचुरेट हो जाएगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, एक दूसरे से एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, और कुछ वेपर्स के मॉलिक्यूल जो है वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। आपको ये भी प्रोसेस नजर आना शुरू हो जाएगी। ये हो रही है कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन, आपने एक वर्ड सुना होगा। डिस्टिलेशन जो है ना, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का मजमूआ होता है। इवेपोरेशन में लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में जाते हैं, और कंडेंसेशन में गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वापस लिक्विड फॉर्म में आते हैं, और एक ऐसी स्टेज आती है कि दोनों के दरमियान में इक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों के मजमूए को हम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ये वर्ड आपने शायद सुना हो पहले भी। ये चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। मसलन अगर आपने किसी लिक्विड को प्योरीफाई करना हो तो हम उस लिक्विड को गर्म करते हैं, उसके वेपर्स को अलहदा करके हम ठंडा कर लेते हैं। तो इस तरह एक ही चीज़ हमें हासिल होगी, जो इम्प्योरिटी वगैरह होगी वो नीचे रहेगी, क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो एक ही लिक्विड की, एक बॉइलिंग पॉइंट पे एक ही लिक्विड की होगी, दूसरा लिक्विड जो है वो आपको अवेलेबल होगा जहाँ पर पहले मौजूद था। तो ये प्योरीफिकेशन में भी यूज होती है। अच्छा, हम आते हैं आपके इस टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बर्तन ऊपर से बंद होने की वजह से इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों में इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। जब ये इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाए उस वक्त इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर में ये मिन्यूट सा फर्क है। इवेपोरेशन में बर्तन ऊपर से खुला था, मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली इवेपोरेट होते गए ताकि सारे का सारा लिक्विड इवेपोरेट हो गया। लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि अब वेपर्स के मॉलिक्यूल आपस में टकरा के वापस लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान में इक्विलिब्रियम जब डेवलप हो जाए, इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं और 10 ही कंडेंस हो रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम जब डेवलप हो जाए उस वक्त वेपर का जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर का इंहिसार भी इन्हीं 2 फैक्टर पर होता है। इवेपोरेशन आपने देखा था 3 फैक्टर पर उसका इंहिसार है। वेपर प्रेशर का इंहिसार इन 2 चीजों पर है। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है लिक्विड की तो कम मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे और वेपर प्रेशर भी ज़ाहिर है उनका कम होगा। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं वेपर प्रेशर कम होता है। और दूसरा फैक्टर जिस पर इसका इंहिसार है वो है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा इवेपोरेट होंगे, और वो जितना ज्यादा इवेपोरेट होंगे हायर टेम्परेचर पर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी और वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये उलट है दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो उलट है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा इवेपोरेट होते हैं, उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर है जिस पर वेपर प्रेशर का इंहिसार है। सरफेस एरिया पर इंहिसार नहीं है। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि सरफेस एरिया जब आप बढ़ाते हैं इवेपोरेशन पे तो फर्क पड़ता है, वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट ज़्यादा होंगे सरफेस एरिया बढ़ाने से उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि सरफेस एरिया का वेपर प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ग्राफिकली भी आपकी किताब में एक ग्राफ भी दिया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ लिक्विड्स जो हैं उनका कंपैरिजन किया गया वेपर प्रेशर का।
जैसे ये देखें, इधर आप ले लें वेपर प्रेशर और इधर आप ले लें टेम्परेचर। इधर आप ले लें टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। ग्राफिकली ये ईथर की जो ईथर का क्योंकि वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काफ़ी मौजूद होता है, और जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। दूसरी जो तस्वीर आपकी किताब में दी गई है वो अल्कोहल की है। अल्कोहल का वेपर प्रेशर भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद वाटर का है, वाटर की आपको तस्वीर इस तरह की नज़र आएगी। और एथिलीन ग्लाइकोल का वेपर प्रेशर क्योंकि पानी से बहुत कम होता है, उसकी रीज़न ये है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मालिक्यूल में इंटरमालिकुलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और उसकी आपको तस्वीर जो है वो कुछ इस तरह की नजर आएगी। तो ये पहली तस्वीर ईथर की है, दूसरी अल्कोहल की है, तीसरी वाटर की है, और लास्ट ये जो है ये एथिलीन ग्लाइकोल की है। तो इस तस्वीर से भी वादे हो रहा है, इस ग्राफ से भी वादे हो रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं वेपर प्रेशर उस तरह जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये आपका आज का लेक्चर है, इसमें मैंने इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर दोनों में बड़ा क्लियरली आपको जो है ना डिफरेंशिएशन पर क्लियर कर दी है। नेक्स्ट हम बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। थैंक यू।